हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग बड़े दिनों से बड़ी शिद्दत से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो। कोई साल से लगा है, कोई 2 साल से लगा है, कोई 3 साल से इसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा है। लेकिन अगर आप रिविज़न ठीक से नहीं कर रहे हो, तो आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपने रिविज़न ठीक से नहीं किया है, तो आप ज़्यादा देर तक चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी भूल जाओगे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ आज, जिसकी वजह से आप एक्टिवली रिकॉल करेंगे चीज़ों को और बहुत देर तक उसे रिटेन कर पाएंगे। ये जो टेक्निक है, ये मैंने खुद यूज़ की हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सुना है और आपको बोल रही हूँ। जी नहीं, मैंने खुद इसे यूज़ किया है, क्योंकि मैंने भी बड़े एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, डीपीटी जेआरएफ हो, आईसीएमआर जेआरएफ हो, महाराष्ट्र सेट हो, ये सारी एग्ज़ाम्स मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं। और इस रिविज़न टेक्निक से मुझे मेरे इंटरव्यू में भी बड़ा हेल्प हुआ है। तो मैं आपको वही आज टेक्निक बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बेसिक सा टॉपिक लिया है, oogenesis। अगर आपने बेसिक से भी तैयारी की हुई हो आपके एग्जाम को, तो आपको oogenesis पता है। तो oogenesis हमें पता है 2 स्टेजेस में होता है, एक बिफोर बर्थ, एक आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ हमें पता है कि माइटोटिक डिविजन्स होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte तैयार होते हैं। लेकिन प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो मियोसिस 1 में अटके हुए होते हैं। और मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है? जब वो लड़की प्यूबर्टी हिट करती है तब। और उसके बाद सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है और पोलर बॉडी फॉर्म होता है। और ये सेकेंडरी oocyte भी कब क्या कह सकते हैं, अरेस्ट होता है? मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। जब स्पर्म उसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो ओवम तैयार होगा और उसके बाद पोलर बॉडी भी तैयार होगी। तो इतना आपका oogenesis है। लेकिन मैंने क्या किया है, इसे हर उस टॉपिक से जोड़ा है जो आपको आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि oogenesis 2 तरह के सेल डिविजन्स होते हैं, उसमें एक माइटोसिस है, मियोसिस। तो आपको क्या करना है, जितना भी oogenesis के बारे में आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, वो सब लिख लो एक पेज पे। एक पेज पे लिखो, आपके पास अगर ब्लैक बोर्ड हो छोटा सा तो ब्लैक बोर्ड पे लिख लो, या कहीं पर भी अगर आपके पास आईपैड वगैरह है आप उस पर भी लिख लो, व्हाइट बोर्ड उस पर आप लिख लो। मतलब oogenesis इतना तो हमें पता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि उसके 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस है, मियोसिस। माइटोसिस के मैंने यहाँ पे एग्जाम मतलब उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको बताने के लिए। अगर आपको कोई और भी आते होंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे माइटोसिस 4 स्टेजेस में होता है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आप इसे लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, इक्वेशनल डिवीजन होता है या फिर रिडक्शनल डिवीजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सोमैटिक एंड जर्म सेल्स में होता है या फिर जर्म सेल्स में होता है, वेरिएशन में होता है। अगेन मियोसिस के बारे में हमें ये भी पता है कि मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। आप मियोसिस 1 के बारे में जितने भी उसके क्या कह सकते हैं स्टेजेस है वो भी लिख सकते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 1 के भी आप सबटाइप्स लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमें पता है कि oogenesis हो या वुमन की जो भी साइकिल, उसमें 4 हार्मोन्स के बड़े यूज है। एक ईस्ट्रोजन है, एक एलएच है, एक एफएसएच है, एक प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन हमें पता है कहाँ कौन सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर वो कम पड़ गया तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। एस्ट्रोजन अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है वुमेन में, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल करवाता है। और कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। एलएच क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। एफएसएच अगेन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल करवाता है। और ये दोनों भी कहाँ होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में लोब्स से सिक्रेट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का और एक लोब है जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब। वो 2 चीजों में डिवाइडेड है, एडीएचए, सॉरी 2 हार्मोन्स क्या करता है, पोस्टीरियर लोब रिलीज करवाता है, सिक्रीट नहीं करता। प्रोड्यूस कौन करवाता है, पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन उसे सिक्रेट करने का काम पोस्टीरियर लोब का। वो हो गया एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अगर आप देखोगे तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, oogenesis, हम स्टॉप कहाँ कर रहे हैं, एडीएच में। अगर आप लिख सकते हो इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, तो एडीएच क्या हो गया, वो एंटीडोरेटिंग हार्मोन है, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, अगेन बर्थ हार्मोन है। वो क्या करवाता है, बर्थ होते वक्त जो पेन होता है पार्चुरेशन के वक्त, उसकी वजह से होता है। तो आप देख सकते हो कि इस एक स्लाइड में मैंने कितनी सारी सब कॉन्सेप्ट्स को या सब टॉपिक्स को लिया हुआ है। स्टार्ट हमने oogenesis किया था, एंड हमने कहा किया एडीएच पे किया। तो अगर आप बोलोगे मैम इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर होता भी है कंफ्यूजन तो आपको जो चीज नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल, आप oogenesis आप लिखते जा रहे हो, लेकिन आप पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के कौन से हार्मोन से आप भूल रहे हो, तो अब वहाँ पे सब बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर लो।
और जब आपका रिविजन खत्म हो जाएगा तो ये जाके देख लो कि आपको क्या नहीं आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी ब्रेन को एक एक्टिव रिकॉलिंग की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहला आपका क्वेश्चन oogenesis पे आएगा फॉर एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस से आ गया तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ों में हमेशा रिलेट करना है, क्योंकि बायोलॉजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं रिलेशन ज़रूर आता है। तो आपको हमेशा चीज़ें रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं बस आज इसी टॉपिक का रिविजन करूंगा, नहीं। आपको हर टॉपिक को बीच में लाके उसको एक साथ लेके आपको रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके नहीं बैठ सकते। मैं कह रही हूँ ना कि आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ याद आ जाएगा। oogenesis आप कर रहे हो, आपको शायद एलएच का फंक्शन आप भूल गए हो या आप प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन भूल गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करो। वहाँ पे बाद में आप उसे देखो क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे आप भूल रहे हो, आपको वापस वो क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा आप कि हाँ मैंने ये भूला है। आप वापस पढ़ सकते हो, आपको वापस याद आ जाएगा। तो आपको एक्टिव रिकॉलिंग की आदत पड़ जाएगी। आपके ब्रेन को एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में स्विच करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में हमेशा एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पहला oogenesis पे होगा, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा, तीसरा ऑक्सीटोसिन पे होगा। तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक स्विच करना पड़ेगा। अगर आप रिविजन के वक्त ऐसा करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसान जाएगा। और ये सिर्फ आपको रिटर्न में हेल्प नहीं करता है, ये आपको आपके वाइवा हो गया या आपके ओरल एग्जाम हो गई या आपकी इंटरव्यूज हो गए, यहाँ पे बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी एक्सटर्नल बैठा है या जो भी इंटरव्यूअर बैठा है, वो आपको एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपको एलएच के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो दूसरी जाहिर सी बात है वो आपको मियोसिस के बारे में दूसरा पूछ सकता है, या आपको कह सकता है कि oogenesis और ऑक्सीटोसिन का संबंध बताओ, oogenesis और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये बताओ, रिलेशन बताओ, कैसे रिलेट करोगे, माइटोसिस मियोसिस के डिविजन्स बताओ, माइटोसिस मियोसिस के स्टेप्स बताओ। इसके बाद आपको पूछ सकता है कि स्ट्रोजन पता हो। तो आपको ये कंसेप्ट पता होते हैं, लेकिन आपके ब्रेन को ये आदत नहीं होती है कि एक से दूसरे टॉपिक में आपको स्विच करना है। तो इसी स्विचिंग में आप भूल जाते हो और आपको टाइम लगता है, मतलब आपके ब्रेन को वो सोचने में। फॉर एग्जाम्पल अगर oogenesis चल रहा है, oogenesis से अगेन एडीएच में जाने को आपके ब्रेन को थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो वो एक्सटर्नल हो गया या जो भी इंटरव्यूअर है, वो इतनी देर नहीं रखते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ याद नहीं आ रहा है ना, चलो आगे चलते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो भी याद आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, अपने टॉपिक लिया है, कह सकते हैं ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन से आपको क्या क्या याद आता है, पहले वो लिख लो। ब्रेन के 3 पार्ट्स लिख लो, हार्मोन्स लिख लो, फिर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में लिख लो, एफरेंट डिफरेंट आर्टरियल के बारे में लिख लो। एफरेंट डिफरेंट आर्टरियल हमें पता है कि जो भी उसके ब्रेन के जो भी पार्ट्स है उसके बारे में लिख लो। आप इसे पूरा लिख लो, और आपको जो याद नहीं आ रहा है वो वापस आप जाके देख सकते हो। लेकिन ऐसा एक्टिव रिकॉर्डिंग आप करो, क्योंकि मैंने ऐसा किया था एंड इसका मुझे बड़ा हेल्प हुआ था। मेरे पूरे प्रिपरेशन में हो गया या मेरी टीचिंग फील्ड में हो गया। मैंने जितने भी टीचिंग के इंटरव्यूज मैंने दिए थे, मैंने ऐसे ही रिवाइज करके मैं गई थी, और मुझे कहीं पर भी मुझे फेलियर नहीं आया था। ऐसा नहीं हुआ था कि मेरा इंटरव्यू राउंड हो गया या मेरा वाइवा राउंड हो गया, कभी फेल हुआ हो। क्योंकि मेरी ब्रेन को अभी आदत पड़ गई है एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे फिर शिफ्ट होने की या रिलेट करने की। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये आपको सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपको ज़िंदगी भर के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि वाइवा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। या जो भी आपका क्या कह सकते हैं कि इंटरव्यू में आपका बोलना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उसको टाइम पे याद आना बड़ा मैटर करता है। तो अगर आपको टाइम पे याद आना चाहिए तो मैं कहूँगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा। आपकी ब्रेन को अभी आदत डालनी पड़ेगी वक्त पर शिफ्ट करने की, एक एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में शिफ्ट होने की। और एक मैं जो आपको बताऊंगी, जो आपको याद रखना है, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब आपकी कोचिंग से हो गए, आपके घर में आप ट्रैवल करके जा रहे हो, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो ट्रैवलिंग में। एक तो आप डायरी यूज़ कर सकते हो, डायरी, पॉकेट डायरी जो होती है ना, छोटी सी, जो आपके पॉकेट में आ सकती है, आपके बैग के छोटे पॉकेट्स में आ सकते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है, मोस्ट रिपीटेड लाइन्स, मोस्ट रिपीटेड लाइन्स, जो लाइन्स
बार बार पूछी गई है। आपको वो लाइंस हमेशा याद रखनी है, वो आपको लिख लेनी है। जो लाइंस बहुत ज़्यादा पूछी गई है आपके एग्ज़ाम्स में, वो आपको लिख लेनी है। और अब जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपकी बस आने में थोड़ी-सी देर है या आप बस में बैठे हो, मतलब घर जाने में आपको कम्यूटेशन में आपके पास वक़्त बहुत है, तो आप वो डायरी खोल लो। वो मोस्ट रिपीटेड जो पॉइंट्स है, वो आपको बिना देखे आप बोल सकते हो क्या, बिना देखे आपको याद आ रहा है क्या, आप ये हमेशा देखो। जितना आप उसे देखोगे, जितना आप उसे पढ़ोगे ना, उतना आपको याद रहेगा। दूसरा जो है वो है फ्लैश कार्ड। ये खुद मेरा बहुत फ़ेवरेट है। जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी, तो ये फ्लैश कार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। मेरा फ़ेवरेट था ये, क्योंकि मैं भी कम्यूट करती थी घर से घर से कॉलेज तक। तो क्या होता है, फ्लैश कार्ड जब आप लिखोगे, आप क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है, उसके साइड में आपको उसका आंसर लिखना है। देखो आप बिना देखे आप आंसर दे पाते हो या नहीं। ऐसे आप हर टॉपिक के बारे में फ्लैश कार्ड्स बनाओ। ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, आपकी ब्रेन को रिटेन करने में आपको हेल्प करेगा, ब्रेन को एक्टिव करने में हेल्प करेगा। और मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाने हैं, तो उसे भी ज़रूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसे रिवाइज़ कर सकते हो, ऐसे आप एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो और ऐसे आप एक्टिव रिकॉलिंग करो। और आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका जो भी नेक्स्ट रिवीजन सेशन है, आप ऐसे ही रिवाइज़ करो उसे। और एक बार मुझे ज़रूर बताना कि इससे आपको कन्फ्यूजन बढ़ा है या आपका कन्फ्यूजन कम हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। को जो भी आपका फीडबैक है वो आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बड़ा यूज़फुल रहा है एंड आई विश कि आपके लिए भी यूज़फुल रहे। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आप इस साल क्वालिफ़ाई हो जाए और आपका जो भी एम है वो उस एम को आप पूरा कर सको। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.